उपस्थिति रहनी चाहिए हमारे दोनों मेहमानों के लिए। और इस सेशन को आगे संचालित करने के लिए यहाँ पर मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पूर्वा। डॉक्टर्स की जब बात होती है तो धरती का भगवान कहा जाता है, और डॉक्टर की जब चर्चा होती है तो एक उम्मीद होती है कि वो उम्मीद बहुत सारी चीज़ों पर खरी उतरेगी, और वो उम्मीद ये बंधी रहती है कि मैं यदि हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मैं जिंदा लौट आऊँगा या मैं जीवित बच जाऊँगा। ये उम्मीद डॉक्टरों से होती है। मेरे दाईं ओर और मेरे बाईं ओर दो ऐसे जवान कह लूँ या ऐसे अधिकारी कह लूँ जो वर्दी में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये दोनों तरीके से जान बचाने का काम करते हैं। एक सेना में लड़ाई लड़कर भी वो गोली भी ये पहले खाने को तैयार हैं, मेरी और मेरे जैसे तमाम इस देश के जो 150 करोड़ देशवासी हैं उनकी जान बचाने के लिए। और उसके बाद यदि मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी जान ये बतौर डॉक्टर भी बचाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर्स की जब चर्चा होती है, पहला सवाल आपसे ही ले लेता हूँ। डॉक्टर्स की जब चर्चा होती है तो चर्चा ये की जाती है कि किसी तरीके से मेरी जान बच जाएगी, डॉक्टर के पास ले चलिए। लेकिन जब आप लोगों को हम देखते हैं तो बॉर्डर पर या बस्तर का जो सुदूर अंचल है वहाँ ये होता है कि ये लोग हैं तो सब अच्छा होगा। कितनी चुनौती आपको नजर आती है, और जो मैदानी क्षेत्रों के डॉक्टर हैं और आप लोग हैं, कितना अंतर है? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सेकेंडली हैप्पी डॉक्टर्स डे जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मेरा आंसर उसमें यही रहेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है और रोज एक नया एक्सपीरियंस हम लेके चलते हैं। जैसे कभी भी हमें सूचना मिलती है कि किसी तरह का कोई ऑपरेशन निकला है, हालांकि सूचित तो पहले से रहते हैं, लेकिन अगर किसी तरह से कोई सूचना मिलती है कि ऑपरेशन निकला है और कभी भी एनकाउंटर्स का खतरा रहता है, तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं अपनी टीम को, और हॉस्पिटल्स को अलर्ट रखते हैं जो कि कंसर्न्ड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स हो गया, BR अम्बेडकर हो गया, और जिन हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU है हम उनके साथ प्रॉपरली अलर्ट मोड में रहते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये हादसा हुआ कहाँ पर है और किस तरह का टेरेन है, बिकॉज जैसा हम जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो टेरेन है जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक बहुत ही यूनिक है अपने आप में। जैसे कि हिली टेरेन है और मोस्टली इसमें क्या रहता है कि फिसलन बहुत रहती है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑपरेशंस में कभी कभी इंजरीज ऐसी रहती हैं जो फ्रैक्चर्स इंजरीज होती हैं। एनकाउंटर्स हो गए, ID ब्लास्ट हो गए, तो उसमें ओपन फ्रैक्चर्स रहते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स रहते हैं। तो उसको डील करना इतना चैलेंजिंग तब बनता है जब हम या तो हवाई माध्यम से बाई चॉपर हेलीकॉप्टर्स या एयरलिफ्ट करके, या फिर हम बाई रोड एम्बुलेंस उस पेशेंट को लेके आते हैं। मोस्टली क्या रहता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आप चलती हुई एम्बुलेंस में पेशेंट को कैनुला लगाते हैं। यहाँ पे नर्सेज भी बैठी हैं, वो सब जानती होंगी कि वो एक सदा हुआ काम है, सदा हुआ हाथ चाहिए, लेकिन चलती हुई एम्बुलेंस आप लोगों की बैकबोन है। यस, हमारी बैकबोन है, और इन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि हम डॉक्टर्स डे जो बना रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हो पा रहा है। एक तालियां इनके लिए हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से कैनुला लगाना, पेशेंट को फ्लूइड्स देना, ब्लड प्रोडक्ट्स देना, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। और वो एक ऐसा समय होता है जिस समय हमें पैरेलली डॉक्टर्स के साथ, ये जो जिन हॉस्पिटल्स में हम लेके जा रहे हैं उन डॉक्टर्स के साथ हमें ये डिस्कस करना होता है कि सर इंजरीज क्या हैं, हम इस तरह से पेशेंट को लेके आ रहे हैं, हमने ये इंजेक्शन इनको दे दिए हैं, और कितने समय तक हम वहां पहुंच जाएंगे। ये हैं चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं। चैलेंजेस का जिक्र किया क्योंकि आप दोनों पैरेलल चलते हैं। सर सवाल ये खड़ा होता है, यदि कोई जवान है जो लड़ाई लड़ रहा है माओवाद के खिलाफ या दूसरी जगहों से, मैं बस्तर के परिप्रेक्ष्य में ही पूछ रहा हूँ, किसी पेशेंट को गोली लगी है, किसी ID ब्लास्ट में उसका पैर उड़ गया है कुछ, उस समय वो किस तरीके के मूवमेंट रहते हैं? अपने चॉपर में वो है, आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि एक मुझे नहीं लगता वो हमारी तरह कहता होगा कि किसी तरीके से बचा लीजिए बस। वो कैसे मूवमेंट रहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जहाँ इनकाउंटर्स होते हैं वो बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले हम वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। हमें मतलब जब ये ऑपरेशन होता है हमें पता होता है कि वहाँ ऑपरेशन चल रहा है, और डेफिनेटली कोई ना कोई दो सिचुएशन है। एक
कि हमारे ट्रूप्स निकले, कोई इनकाउंटर नहीं है, लेकिन अचानक आईडी ब्लास्ट होती है, कोई वो सिचुएशन होती है। और दूसरा होता है हमें पता होता है कि यहाँ पे इनकाउंटर होगा, हम पहले से तैयार रहते हैं। तो जब आईडी फटने वाली जो सिचुएशन होती है उसमें वो केवल आईडी ही नहीं लगाते हैं, पैरेलल एम्बुश भी होता है, रास्ता रोक के रखते हैं, पेड़ काट के डाल देते हैं रास्ते में, आपकी अप्रोच ही वहाँ पे पहले बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हमें पता चल गया कि भाई आईडी फटी है, कितने लोग इंजर्ड हुए होंगे हमें कुछ पता नहीं है, हमारे ब्लैंक रहता है। हाँ, सब ब्लैंक रहता है। और जंगल जहाँ पे ये हमारा डिप्लॉयमेंट है उनको तो गूगल भी नहीं सर्च कर पाता वहाँ का, वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, किस तरीके से वो हमको कम्युनिकेट हो पाता है। भाई अब हम अपनी पूरी टीम लेके यहाँ से चलते हैं और हमें सबसे पहले खुद की भी जान का खतरा होता है, क्योंकि रास्ते में उन्होंने उनकी कोशिश होती है कट कर दें ताकि इसकी एक्चुअली डेथ हो जाए। उनका पर्पस जो घायल हुआ है वो बचे ना, वो बचे ना ज्यादा हो जाए। और उसके साथ क्योंकि हम आएंगे तो हमारे साथ पूरी फोर्स भी आएगी, वो सपोर्ट सिस्टम को कट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसकी जान की तो हमें टेंशन नहीं है कि भाई उसको हमें बचाना है, दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने आप को भी सिक्योर करते हुए वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एड बॉक्स की हम बात करते हैं, देखिए हमारा जो डिप्लॉयमेंट है बहुत बेसिक है। हमारी जो बटालियंस है वहाँ पर उसमें 1 या 2 डॉक्टर्स होते हैं, वो भी MBBS, एक PSC सिस्टम समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास वहाँ पर वेंटिलेटर है या बहुत एडवांस मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वही। और वहाँ के फर्स्ट एड बॉक्स और नॉन फर्स्ट एड बॉक्स में यही डिफरेंस है, हम बोलते हैं भाई आप बहुत सारा IV फ्लूइड रखो, बहुत सारा आपके पास स्पॉट एंड बैंडेज, क्योंकि हमें ब्लीडिंग चेक करना है वहाँ पर, जो फ्रैक्चर है उसको हमको स्टेबलाइज करना है, स्प्रिंट लगाना है, फ्लूइड लगाना है, ये सारे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मेंटल जो पैनिक की सिचुएशन होती है, मेन स्थिति मेंटल पैनिक है, क्योंकि वहाँ पर एम्बुश फटा है, एम्बुश फटा हुआ है, कितने जवान घायल है, हमें किस हिसाब से तैयारी करके यहाँ से चलना है। तो वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो फिर उसी हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि अब आईडी ब्लास्ट में की इंजरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, आदमी चिथड़े हो जाते हैं। और जो बुलेट इंजरी होती है वो जहाँ लगती है वो पेनिट्रेट करती है, बाहर निकलती है, इंट्री एग्जिट मतलब अलग अलग चीज़, उस तरीके से उसको हमको डील करना पड़ता है। तो हमारी भी बहुत लिमिटेशन है वहाँ पर, और उन लिमिटेशंस के साथ लिमिटेशन के हिसाब से हमें ये होता है कि भाई इसको हमको रिससिटेट करके जिंदा रखना जब तक यहाँ से सेफ हैंड में पहुँच न जाए, जहाँ पर सब सुविधाएं हैं। जहाँ सब सुविधाएं हैं। इसी से जुड़ा एक आपसे सवाल है गौर सर, कि इन्होंने बताया कि चिथड़े उड़ गए और बैंडेज करनी है और तमाम चीज़ें हैं, उस सिचुएशन में सबसे पहला थॉट क्या जनरेट होता है कि क्या किया जाए? अब सबसे पहला थॉट, जैसे ही सूचना मिलती है कि कहीं आईडी ब्लास्ट हुआ है और 1 या 2 या 3 या काफ़ी जवान घायल हैं, सबसे पहला थॉट यही आता है कि सबसे पहले हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से कि वो कितने रिमोट एरिया में है। सबसे पहले तो अगर नेटवर्क नहीं है तो सेट के थ्रू बात होती है, और सेट के थ्रू हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, हाथ पैर कितना इंटैक्ट है, कितनी क्रश इंजरी है, कितनी बोन एक्सपोज्ड है, कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है, पेशेंट्स के वाइटल क्या हैं। तो शुरुआती दौर में सिर्फ हम मेन वाइटल्स पे फोकस करते हैं कि वाइटल्स हमको पता चल जाए, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, लेवल उसका क्या है। अच्छा, जहां पे ये स्थिति हुई है वहां से रोड तक लाने या कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, या आपका जैसे चॉपर, यस चॉपर हो गया, या आपका बाई रोड एम्बुलेंस हो गया, तो कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो कितनी दूरी पर है, और अगर दूरी है तो वहां पे हम उसको, जैसे फर्स्ट एडर्स हमारे ऑपरेशंस में जाते हैं, इवन डॉक्टर्स भी जाते हैं अंदर, हम काफी सुदूर इलाकों में पहुंच गए हैं, अंदर इंटीरियर्स में काफी हमारी पहुंच हो गई है CRPF की और BSF और जितनी सिस्टर कंसर्न्स हैं CAPF की। तो मुझे लगता है कि 1-2 फर्स्ट एडर्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं जो कि इनको वहां पे स्टेबल करने का काम करते हैं, और फिर वहां जितना स्टेबल वो कर पाते हैं उसके बाद वो रोड तक लाना, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर हमें सूचित किया जाता है कि आपको जाना है, पेशेंट को लेके आना है, तो हम जाते हैं, बाकायदा पेशेंट को उठाते हैं, वहां से स्टेबल करते हैं और उसको लेके आते हैं। और लेके आने के बाद रायपुर में जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सिविल पुलिस है, इनका काफी सहयोग रहता है। यस, इनका बहुत सहयोग रहता है, और ये ग्रीन कॉरिडोर हमें प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल तक। तो उससे क्या होता है, जो गोल्डन आवर है, जो इंजरी होने के 1 घंटे बाद का जो सिचुएशन, यस, वो गोल्डन आवर में अगर आप पेशेंट को पहुंचा पाएंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव आपको इफेक्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा उसमें। आपकी बातों से ये तो समझ आ रहा है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं जी, कि आपको मैदानी इलाके तक लाना है, एस्केलेट करना है, उसको वहां तक के लिए तैयार करना है जो मेन हॉस्पिटल जब तक वो जी, ना पहुंच जाए। जी। कोई
एक ऐसा वाकया आपसे जानना चाहूँगा कि किसी जवान को कोई इंजरी हुई हो, उसके बाद आपकी उससे बीच का वार्तालाप जब आपने उसको चॉपर में रखा हो, या क्या कुछ ऐसा कोई वार्तालाप? ऐसे कई इंसिडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। हमारी अपनी ही 30 बटालियन में एक आईडी फटी थी, उसमें बड़ा क्लोज था, तो जो बंदा पास हुआ उसकी दोनों आंखें एक तरीके से इंजर्ड हो गई। मेन इंजरी उसकी फेस पे थी और आईडी पे उसका पैर ही पड़ गया था, तो उसका एक साइड पैर बिखरे हो गए और राइट हैंड एक तरीके से हाथ की उंगलियां अपनी सब उसकी उड़ गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन जब होती है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टाइम क्या वहाँ पर चॉपर उतर सकता है जहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम वहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं, एम्बुलेंस से अगर हमें लाना हुआ तो कम से कम 4 से 5 घंटे, मान लीजिए रात बिरात अगर कुछ हुआ है, नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, फिर हमें कहाँ जो एक क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाता है, उस टाइम को हमको सेव करने की कोशिश करनी है। मेरा कहना यह है कि जो हम ट्रॉमा सेंटर में यहाँ लेके आते हैं, क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर सेंट्रली जहाँ हमारा मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर नहीं बना सकती है? जो हमारा टाइम खराब होता है उससे कई नुकसान है। एक ब्लीडिंग, हम ब्लड नहीं रिप्लेस, ब्लड का रिप्लेसमेंट ब्लड ही है, उसको ब्लड चढ़ा के रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? उसके अपने दूसरे नुकसान हैं। वहाँ पर जो पड़ा है मिट्टी में, धूल में, हड्डी बोन एक्सपोज है, कोई इन्फेक्शन, रिकवरी तो होगी उसकी, लेकिन उसके साथ दुनिया भर की डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। वो आदमी शायद उसको परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाए। लेकिन अगर वहाँ पर हमारे पास एक ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर हम उसको 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे तक पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन कम होगा, उसकी रिकवरी होगी, उसकी क्वालिटी लाइफ जो है अच्छी होगी। क्यों हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इवैक्यूएशन है। अब ऐसी जगह पर है जहाँ पर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती, पैदल ही आपको जाना है, ह्यूमन स्ट्रेचर बनाना है, उसको लाद के लेके आना है। रोडेबल बहुत कम है, अंदर जंगल में हमें क्रॉस कंट्री मूव करने का वो है। अब ऐसी सिचुएशन कुछ हुआ है, न वहाँ एम्बुलेंस जा सकती है, न वहाँ पेशेंट जब इस तरह का इंजर्ड है, आईडी फटी है, गोली लगी है, पैर से चल नहीं सकता, तो उसको मोटरसाइकिल पर भी नहीं बैठा लेके आ सकते। इवैक्यूएशन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जंगल में। तो मेरा कहना यही है, मैं मूल मंत्र एक चीज़ यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें उस इलाके में जहाँ हमारा डेंस डिप्लॉयमेंट है, जहाँ हमारे अक्सर इनकाउंटर्स होते हैं, जहाँ आईडी फटती है, एक वेल सेट ट्रॉमा सेंटर वहीं पे चाहिए हमको। इसमें एक फिजिशियन, एनेस्थीसिया, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन की टीम हो, ताकि ट्रॉमा मैक्सिमम वहीं में, जहाँ हमें लगता है गोली सिर में लगी है, न्यूरो सर्जन की जरूरत है, तो उसको अच्छे से स्टेबलाइज करके फिर हम हेप्टर से लेके आ सकते हैं। मतलब उसकी जान बचाई जा सकती है, उसके शरीर के अंगों को बचाया, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। जान तो बच जाए लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो, डिफॉर्मिटी ना हो जाए, पैर ना काटना पड़ जाए। अब इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि आप उसका हाथ या पैर ही काटना पड़ गया, बच तो जाएगा लेकिन उसके हाथ पैर कट गए, उसकी क्या लाइफ बची? उसको भी हम कोच में रख नहीं सकते, उसको कुछ डिसेबिलिटी देके घर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो फिट आदमी चाहिए। एक अच्छा सुझाव है आपका, इस सुझाव को रखा जाएगा। एक सवाल है सर मेरा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग ऑपरेशंस चलाते हैं, जिस प्लानिंग के तहत चलाते हैं, तमाम सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं, उस पर नहीं जाऊँगा। ये एक मुझे आपसे सुझाव भी चाहिए और एक चीज़ भी समझना चाहता हूँ। जो फोर्सेस डिप्लॉय हैं अंदर, जब कभी आप लोग खाली बैठते हैं, वैसे तो अमूमन मौका नहीं लगता, लेकिन जब जंगलों के भीतर आप लोग जाते हैं अंदर अपने ऑपरेशंस के लिए, उस समय पर अगर कुछ हो जाता है या कोई घटना घटती है, उस सिचुएशन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि उस समय क्या एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पर? इसमें ऐसा रहता है कि जैसे कभी भी हम वैसे इंटरनली हमें अंदर बहुत ज़्यादा जाने का मौका ऐसा वो नहीं मिलता है। सिर्फ ऐसे समय पे जैसा हमें सूचित किया जाता है तो बताया जाता है कि आपको पेशेंट लेके आना है, तभी हम जाते हैं। मोस्टली क्या है कि हमारे यहाँ पे 40 से ज़्यादा बटालियंस हैं सीआरपीएफ की अगर बात करूँ तो, और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ये एकदम प्रतिबद्ध है इसके लिए, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए। अभी आप लोगों को बहुत सारी उपलब्धियां भी मिल रही हैं, उसके लिए भी आप दोनों को साधुवाद। हमारा थैंक यू। मैं कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश, देखिए हमारी लड़ाई सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, हमारी लड़ाई नक्सलियों से नहीं है, हमारी नक्सलवाद से है, उस धारणा से है, उस चीज़ से है जो भारत के संविधान पर और डेमोक्रेसी पर जो विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों से लड़ाई है। फिर उसके बाद ये रहता है कि कुछ ऑपरेशंस के समय जब हमारे जवानों के ऊपर कोई फायर होता है, आईडी ब्लास्ट होता है, तो हमें मुंह तोड़ जवाब देते हैं और देते रहेंगे। और आगे मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे 1-2 सालों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें,
और बहुत अच्छे से एकदम वॉर लाइक सिचुएशन है। और इसके आगे लिए काम तालियां हो जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की उपलब्धियां मिल रही है उस जी, मोर्चे पर, जी। उसको नकारा नहीं जा सकता। जी। जो खबरें हम पहले सुनते थे हमारे जवानों को लेकर, अब वो माओवादियों के लिए आते हैं। बिल्कुल। कभी 29, कभी 14, बिल्कुल, कभी 13। तो इसके लिए जितनी तालियां बजे उतनी तालियां कम है, क्योंकि लगातार हमको ये सफलता मिल रही है। जी। और इसमें जैसे कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है, तो मैंने जैसे बताया पहले आपको कि 40 बटालियन के करीब सीआरपीएफ की हैं, और भी बटालियंस अंदर जा रही हैं, और इसमें हर बटालियन में आपको 2 से 3 डॉक्टर मिलेंगे। एक सीनियर डॉक्टर रहते हैं, एक जूनियर डॉक्टर रहते हैं, प्लस आपको एक स्टाफ, एक प्रॉपर एक बना हुआ है जिसमें आपके फार्मासिस्ट रहेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट रहेंगे, फर्स्ट एडर्स रहेंगे, और इन सारी चीज़ों के साथ हमारे पास एक अच्छी टीम रहती है। हमारे जहाँ जहाँ नए नए कैंप बने हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि आसपास के गांव वालों को हम दवाइयाँ दें, उनकी बीमारियाँ, अगर कोई भी ऐसी स्किन डिजीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी कंसल्टेंट के पास जाने की अगर ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी तरह से उनको ट्रीट करते हैं, दवाइयाँ एकदम फ्री देते हैं और उनका इलाज करते हैं। और प्रॉपरली हमने 6 से 7 फील्ड हॉस्पिटल्स भी अंदर छत्तीसगढ़ में, रिमोट एरियाज में, बिल्कुल रिमोट एरियाज में फील्ड हॉस्पिटल्स का नाम से ही समझ में आता है कि फील्ड की में जो हॉस्पिटल्स खुले हैं, तो वो हॉस्पिटल्स हैं और उसमें काफी अच्छी सुविधाएं हमने की हुई हैं। मतलब ग्रामीणों को भी ग्रामीणों इलाज आप को लोग प्रोवाइड बिल्कुल, कर रहे हैं। ये बिल्कुल। एक बड़ी उपलब्धि है कि जो वहाँ ग्रामीण रहते हैं बस्तर के दूरस्थ अंचलों जी। में, उनको भी इलाज दिया जाता है। जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जवानों अपने के लिए जवानों नहीं के है, लिए। बिल्कुल विलेजेस के लिए। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, मैं आपको बताऊं कि करीबन 10 से 15 डिलीवरीज इस 1 साल के अंदर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ने कराई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया है, लेकिन ये वो जनमानस का काम भी करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हम और आप जुड़े हैं। सर, मेरा एक सवाल है, कई बार स्थिति ये होती है कि किसी जवान को लाया जा रहा है और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया, वो जो वार्तालाप होता है, बहुत भावुक पल होते हैं, उसको बयां कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट जब कभी घटा हुआ आपके साथ? नहीं, अभी तक मतलब मेरा 2 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए, इन रूट कोई डेथ नहीं हुई है। यहाँ जो भी आया है अभी तक बच ही गया है, अगर डेथ हुई है तो वहीं स्पॉट पे ही डेथ हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है या इस तरह की, सर कोई ऐसा मेरे साथ हुआ है। सर, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक हमारे सब इंस्पेक्टर थे, वो आईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे। ये बात 2023 के शायद अगस्त या अक्टूबर की बात है, और इसी के बीच में की बात है। तो जब उनको लाया जा रहा था तो उस समय वो इतनी पीड़ा में थे कि काफ़ी हमने उनको पेन किलर्स दे दी थी, लेकिन एक हमारी भी लिमिट है पेन किलर्स देने की कि हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उनसे मैंने पूछा, साहब कैसे हैं आप, अभी क्या दर्द है, क्या कैसी स्थिति है, आप कैसा फील कर रहे हैं, जो हम एम्बुलेंस में अमूमन पूछते हैं। तो उन्होंने बस एक ही बात कही, साहब मैं तो ठीक हूँ, बचूँ तो मेरे लिए अच्छा, नहीं बचूँ तो साहब मेरी जो छोटी बेटी है उसकी शादी होनी है, उसकी आप शादी करवा दीजिएगा। तो इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं कि हमारे लिए काफ़ी इमोशनल होते हैं। मेंटल स्टेटस को हम भी अपना बांध के चलते हैं कि रोज़ इस तरह की चीज़ें देखना, लोगों से बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कुछ जवानों का मैं बताऊं आपको, जैसे अभी एसटीएफ का एक एनकाउंटर मैं आपको डिस्कस करूंगा, गरियाबंद मेनपुर में हुआ था। तो हमें इन्फो आया कि आपको जाना है उसको लेने, तो हम उसको लेने गए। तो कुछ जो नए जवान हैं और बिल्कुल अभी जस्ट ट्रेनिंग करके आए हैं, वो उनका मेंटल स्टेटस इतना ज़बरदस्त है कि वो बोलते हैं कि साहब मुझे आप एक बार ठीक कर दो और फिर मैं वापस जाऊंगा और बदला लेके आऊंगा। तो इस तरह का भी मेंटल स्टेटस बड़ी बात है कि ठीक कर दीजिए, वापस जाऊंगा और बदला लेके आऊंगा। तो इस तरह की भी चीजें हैं। तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने, खासकर मैं 2022 से मैं छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ, और मैं 2022 के बाद से मैं शायद सैकड़ों केसेस देख चुका हूँ। लेकिन कई बार इसमें कुछ चीज़ें हेल्थ रिलेटेड, जैसे जोग्राफिकल, क्लाइमेटिक और ये जो टेरेन बेस्ड हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां भी हैं। हालांकि अभी सरकार जो भारत सरकार है और राज्य सरकार है, सबने और सीआरपीएफ ने मिलकर कोशिश की है कि अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स जिसमें सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी खोली जाए, और खुल भी रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है जो छोटे छोटे केसेस जैसे मलेरिया, डेंगू और इस तरह के केसेस जो हमारे पास रायपुर में लाने पड़ते थे और उनको हायर सेंटर में इलाज करवाना पड़ता था, तो हमें अभी सुविधा हो गई है, और धीरे धीरे वो उसको और सशक्त किया जा रहा है, और धीरे धीरे वहां पर और अच्छी सुविधा हो जाएगी जिसमें कि ऐसे केसेस को ना आना पड़े, जो फुटफॉल थोड़ा कम हो। सर, मैं आप दोनों से बारी बारी एक एक सुझाव चाहूंगा बस्तर के परिप्रेक्ष्य में कि
क्या ऐसा बेहतर किया जा सके कि जो जवान घायल होते हैं उनको बचाया जा सके, पहले क्योर किया जा सके? आपने अस्पताल बताया, इसके अलावा क्योंकि जो पहुंच विहीन मार्ग है वहाँ की स्थिति क्या है, तो दोनों से एक एक रिएक्शन चाहूँगा। नहीं, अस्पताल तो मैंने बताया ना कि हमारे हर बटालियन में अस्पताल है, डॉक्टर है, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें बेसिकली वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर चाहिए, क्योंकि वहाँ ट्रॉमा होता है और ट्रॉमा से डेथ होती है, डिसेबिलिटी होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो जहाँ डेंस डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रली कम से कम एक जगह पर, वहाँ पर हमको एक अस्पताल चाहिए। बाकी जो एम्बुलेंस है उसमें फास्ट मूविंग एम्बुलेंस हो, छोटी एम्बुलेंस जिसको हम तेज़ी से लेके जा सकते हो, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी और सारी जो एडवांस फैसिलिटी हैं, ये सभी कुछ होना ज़रूरी है वहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि जब तक हम पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। बड़ी बात है। देखिए, पंजाब में मेरे 27 साल सर्विस हो गई, पंजाब का मिलिटेंसी मैंने देखी है, कश्मीर की मिलिटेंसी मैंने देखी है। मिलिटेंसी तभी खत्म होती है, नक्सलवाद तभी खत्म होगा जब उनकी पब्लिक सपोर्ट विड्रॉ होगी। ठीक है, तो पब्लिक सपोर्ट विड्रॉ तभी होगी जब हम वहाँ पर उनको ये जो मोबाइल इंटरनेट उनको वैसे ही बांट देना चाहिए, जब उनको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमको ये सारी चीज़ें चाहिए, एजुकेशन चाहिए और ये ज्ञान चाहिए। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और हम इसी तरीके से इसको इन चीज़ों को झेलते रहेंगे। बिल्कुल सही बात सर। यही सवाल आपसे भी है, इन्होंने जो उत्तर दिया उसी को ऐड ऑन करके एक और सवाल है उसी से जुड़ा हुआ कि आप लोगों के सामने एक के साथ एक चुनौती फ्री मिलती है, जैसे 1+1 आप लोग ऑपरेशन चला रहे हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन कई बार ग्रामीण भी नाराज हो जाते हैं, वो भी खिलाफ हो जाते हैं, तो कैसे लड़ा जाए? क्योंकि लगातार कैंप खुल रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी अभी धरने पर हैं, आंदोलनरत हैं, तमाम चीजें हैं, तो उससे कैसे टैकल किया जाता है? ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे लगता है कि मेरे उससे बाहर है और इसके लिए जो जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स है वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि फोर्स हमेशा इस तरीके से चलती है। एक तो फोर्स नक्सलवाद को खत्म करने के लिए है, उसकी धारणा को खत्म करने की, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे लिए रहता है कि 10 नक्सली निकल जाएं लेकिन एक सिविलियन बच जाए। हमारा जो मोटो है वो किसी को मारना नहीं है, हमारा मोटो है लोगों को, सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों से, हम बात करना चाहते हैं, सरकारें भी बात कर रही हैं और लोगों ने सरेंडर भी किया। हाँ, समाधान। और परसों भी आपने देखा होगा जो हेडलाइन थी अखबारों की, उसमें काफी सरेंडर हुए, 233 तो मेरे ख्याल से इसी साल में सरेंडर हो चुके हैं। बीते 6 महीने में बहुत बड़ी उपलब्धियां। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से बातों के तरीके से हम चाहते हैं कि लोग सरेंडर करें और एक नॉर्मलसी अपनी लाइफ में वापस आएं। सिविलियंस के साथ हमारा ये है कि हमारे सीआरपीएफ बहुत, जैसे मैं सीआरपीएफ के लिए पर्सनली बताऊंगा कि सीएपी जो हमारे सीएपीज होते हैं, सिविल एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें दवाइयाँ बांटना या कुछ बुनियादी जो घर की चीज़ें होती हैं उन्हें बांटना, कंबल देना या किसी जैसे पानी की व्यवस्था कराना लोगों के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, और उनको समझाना कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप पोल्ट्री कर सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको भी हेल्प हो। तो हमारा कोशिश रहता है कि उनकी सहायता करना और नक्सल से उनको दूर रखना। जो वो डोमिनेट नक्सल करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उनसे दूर रहें, लेकिन कभी ना कभी इसमें धीरे धीरे हम काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया। काबू पा लेंगे, डॉक्टर्स डे पर बात हो रही थी, लेकिन जहां से ये दोनों हैं या जहां पर ये सेवा दे रहे हैं वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार को इन जवानों की बदौलत लगातार सफलता मिल रही है। जो अखबारों की सुर्खियां पहले हमारे जवानों के लिए होती थी कि कभी 29, कभी 76, कभी 7, वो आज माओवादियों के लिए हो रही है। और लगातार इस सफलता के लिए जितनी प्रशंसा हमारे जवानों की जाए उतनी कम है। डॉक्टर्स डे है, ये दोनों पेशे से डॉक्टर हैं और पेशे से डॉक्टर के साथ चाहते तो किसी एसी कमरे में बैठकर ये लोग कर सकते थे अपने काम को, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा हम जाएंगे और हम बॉर्डर पे जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे और अपने कामों को करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आप आए, और आप दोनों को डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो
तो फिर बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। और अब फेलिसिटेट करने के लिए मैं डॉक्टर अनुभव गौर, सीआरपीएफ सर, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपने तमाम एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आप मैदान पर भी हैं और आप अस्पताल में भी हैं और जिस तरह से आप सेवाएं दे रहे हैं। और अब मैं फेलिसिटेट करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अम्बेश साही, जो कि बीएसएफ जवान हैं और डॉक्टर भी हैं। तो ये इलाज दोनों जगह कर रहे हैं, अस्पतालों में भी कर रहे हैं और बीहड़ों में भी कर रहे हैं, नक्सलियों का इलाज भी कर रहे हैं और मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं, नक्सलियों को सुधार रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, तो ये चीजें आज के इस सेक्शन में हम जाहिर तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स वाकई भगवान का रूप होते हैं। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी